मेरे दिल के बड़े पास है ये पूरा का पूरा टॉपिक जो आपने पूछा है मुझसे, क्योंकि मैं कई बार खुद भी सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। अ, सिद्ध में जहाँ तक शुरू में जो मेरा पहला चरण था सिद्ध में, वो तो ऐसा था कि क्योंकि पवन जी जो सिद्ध के डायरेक्टर हैं वो हमारे पड़ोस में ही थे। तो जब पवन जी आए थे हमारे पड़ोस में तो उस समय मैं 6th क्लास में पढ़ता था। तो उन्हीं को देख देख के बड़े हुए थे। और जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हमारे पापा को लगा कि भाई नौकरी करनी चाहिए लड़के को। बगल में ही था एम्प्लॉयर, तो जाके बोला कि साहब हमारा लड़का खाली आवारागर्दी कर रहा है, कभी कॉलेज के इलेक्शन में रहता है, कभी कुछ रहता है, तो इसको कुछ काम वाम दे दीजिए। तो वो होना ही था उस जमाने में, बातें आसानी से हो जाया करती थी। तो हम सिटी में चला गया मैं। और वहीं घर के पास में ही एक लाइब्रेरी थी सिटी की। तो उसमें अपना किताबों उताबों को कैटलॉगिंग करना का काम मेरा शुरू में रहा वहाँ पे। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे कोई ऐसा मतलब मेरा व्यक्तित्व तो कभी भी ऐसा नहीं था उस बचपन से, उतना खास तरीके से देखा भी नहीं था अपने बचपन को। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई बहुत विचारवान था, बहुत सोचता था देश समाज के बारे में, तो बिल्कुल कुछ नहीं था। ईमानदारी से कह रहा हूँ, बिल्कुल साधारण बच्चा। उस हमारे मेरी पढ़ाई लिखाई भी ऐसी नहीं है कि मैं बहुत कैरियर ओरिएंटेड था, कुछ पता नहीं था। इस मतलब अगर मैं एक शब्द में बोलूं, कुछ पता नहीं था कि क्या होना है, और वो भविष्य की कोई चिंता भी नहीं होती थी उस समय क्या होना है। मतलब भविष्य था ही नहीं, सब वर्तमान ही था। तो ऐसा ऐसा मानस का आदमी रहा हूंगा मैं उस समय। तो उसके संग सिद्ध में गया। तो सिद्ध में जो बातें हो रही थी तो वो मुझे थोड़ी अपील करी, है ना। उस समय सिद्ध में धर्मपाल जी का आना जाना था। और गांधी जी को लेके काफी बातें हो रही थी। ये जीवन विद्या से पहले की बात है, उससे पहले का दौर है ये। और सभ्यताओं की बहुत बात हो रही थी, ये सब, है ना। भारतीय सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, मेरे लिए सब शब्द नए थे, मेरा तो विषय भी नहीं था। तो मेरे लिए सब शब्द बिल्कुल नए थे। पर क्योंकि बड़ी बड़ी बातें थी तो आकर्षित कर रही थी। और उनको करके खुद को भी मैं बड़ा महसूस करता था कि हाँ यार, ये मैं बातों को समझ पा रहा हूँ। और बात करने की आदत थी मेरे में, मतलब मैं कोई बहुत ही ज्यादा बात करने वाला तो नहीं था, लेकिन वहां जाके इन सब बातों को सुन के मुझे लगा कि मेरे अंदर से मतलब बात करने की खूब बात हुई। फिर क्या हुआ कि कई बार पवन जी के संग मसूरी से केम्प्टी जाने का मौका मिलता था गाड़ी में। तो उनके संग काफी सारी बातें होती थी। वो मुझे लगता है कि वो बातें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उससे मुझे बहुत सारे क्लूज मिले, दुनिया को देखने के, समाज को देखने के, अपने आसपास के परिवेश को समझने के। वो क्लूज मुझे बहुत काम आए हमेशा। वो एक मतलब इम्पोर्टेंट, मेरा अगर मैं कहूँ कि मैंने अपने पूरे स्कूली जीवन में, पूरे कॉलेजी जीवन में कहीं गंभीरता से किसी को सुना होगा, मतलब मैंने अपने कभी टीचरों को भी इतने ध्यान से नहीं सुना होगा, इतने ध्यान से मैंने पवन जी को सुना होगा उस छोटी सी ड्राइव के दौरान, 1 1.5 घंटे की। तो और वो उसने मुझको काफी मेरे मतलब काफी प्रभाव डाला मेरे ऊपर। उसके अलावा सिद्ध में उस समय युवाओं के शिविर होते थे, तो सन्मति नाम से। उन शिविरों में देश के जाने माने विद्वान लोग, उस समय के सुकौल बुद्धिजीवी लोग आया करते थे। तो उनकी बातों को भी सुनने का मौका मिला, उससे भी कुछ प्रभाव पड़ा, है ना। तो मतलब यहाँ से जो मैं कह रहा था शुरू में कि मैं ऐसा लड़का, मतलब मैं ऐसा लड़का नहीं था कि जो बहुत सोचता हो समझता हो। यहाँ से मैं ऐसा लड़का बनने लगा कि जो पता नहीं, सोचने मुझे लगा कि मैं सोचने समझने लगा हूँ, ऐसा मुझे तो कम से कम लगने लगा उस समय कि मैं अब सोचने समझने लगा हूँ। और उससे मेरी आत्म छवि भी मेरी दृष्टि में तो कम से कम ठीक होने लगी कि यार मैं तो पूरा दुनिया को समझता हूँ, समाज को समझता हूँ, भारतीय इतिहास को समझता हूँ, सभ्यता को समझता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें तब मेरे संग होने लगी उस दौरान। ये दौर, फिर उस दौरान धर्मपाल जी भी आया करते थे मसूरी। तो धर्मपाल जी आते थे तो मेरा मतलब सौभाग्य था मेरा कि मेरा मुझको उनको घुमाने का मौका मिलता था। सुबह सुबह वो घूमने जाते थे ऊपर, हमारे घर के ऊपर एक जगह थी, वहां पे वो घूमने जाते थे। तो मेरा मुझे उनके संग घूमने का मौका मिलता था, तो उनके संग भी मैंने उनको भी बहुत परेशान किया और खूब डांट भी खाई उनकी। तो उनके संग भी काफी बातचीत मेरी हुई। मुझे याद नहीं कि वो क्या बातचीत थी, लेकिन मुझे इतना याद है कि उससे मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा था। तो वो एक मतलब एक पवन जी का पहला लेसन, दूसरा वो सन्मति वाला, फिर ये धर्मपाल जी के संग घूमना फिरना। तो इत्तेफाक ऐसा भी हो गया कि मैं धर्मपाल जी के संग मुझे
सेवाग्राम जाने का मौका भी मिल गया। तो मैं उनके संग सेवाग्राम में 4 महीने लगभग रहा। तो वहाँ उनके संग काफी काम किया, उनके लिखने पढ़ने का। वो लिखते थे हाथ से, उसको टाइप करने का, फिर उनसे प्रूफ रीडिंग करवाने का। तो और उस समय थोड़ा बहुत बात करने का जो मौका मिलता था। डांट वहाँ भी बहुत खाई। तो वो भी एक मतलब रहा सीखने का, वो भी एक बहुत अच्छा मौका रहा। फिर सेवाग्राम का पूरा माहौल, शाम को प्रार्थना में बैठना, और लोग वहाँ काफी आते थे, उन सबको देखना। और मेरे लिए एक पहाड़ी लड़के के लिए बिल्कुल मध्य भारत में जाके 4 महीने रहना, वो भी एक एक्सपीरियंस था। तो वो वो भी अच्छा रहा। उस समय राजीव दीक्षित से मिलने का मौका मिला, उनके संग बेंगलोर और मैसूर की यात्रा करने का मौका मिला, तो उनकी बातें सुनना। तो ये सब बातें मन में प्रभाव डालती। वहां से जब वापस आया, सेवाग्राम से मसूरी वापस आया, तो उसके बाद फिर एक विमर्श करके एक यात्रा हम लोगों ने शुरू की उत्तराखंड में। उत्तराखंड के गांव गांव जाके बात करनी थी शिक्षा के ऊपर। तो वो फिर उसने भी काफी कुछ सिखाया, गांव गांव की बातें। वहां से मेरा दिमाग थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बदलने लगा। मतलब होना तो ये चाहिए था कि और उस तरफ इंक्लाइन होना चाहिए था, उस पूरे विचार के ऊपर, उस पूरे। लेकिन क्योंकि मैं तो बिल्कुल फ्रेशर था, तो मैं बताया कि मैं बिल्कुल सोचने समझने वाला लड़का नहीं था। वहां चला गया, वहां बातें हो रही थी, उससे प्रभावित हो गया, वही सोचने लग गया। फिर अब ये जो विमर्श यात्रा हुई, इससे समाज के बीच में गया। जब समाज के बीच में गया, तो मेरे को लगा कि अ, शायद कहीं कुछ और सोचना चाहिए। और फिर उसी दौरान जब मैं वापस वहां से आया, वो एक एक्सपीरियंस था, उससे थोड़ा मन में प्रभाव, प्रश्न उठने लगे। क्या ये सही है सब कुछ जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं? और लोग तो इस तरीके की बातें नहीं सोच रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी। मतलब दुनिया ऐसी नहीं दिख रही है जैसी हम सिद्ध में बैठ के देख रहे हैं। तो वहां से थोड़ा सा मन में कुछ बातें खटकने लगी। फिर वापस आया, तो फिर अपने दोस्तों के संग, अपने मेरे घर में मेरे थोड़े रिश्ते मेरे पिताजी के संग थोड़े गड़बड़ होने लगे। क्योंकि वो किसी और दुनिया की बात कर रहे थे, मैं किसी और दुनिया की बात, मैं लिखने लगा था, मेरे आर्टिकल अखबारों में छपने भी लगे थे। तो उस वो पता नहीं क्यों पर बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा था घर में। लग रहा था कि एक्टिविज्म की तरफ जा रहा है। और वो एक्टिविज्म तो इतना स्वीकार्य नहीं था उस समय, अब तो फैशन हो गया, लेकिन उस समय इतना स्वीकार्य नहीं था। तो वो फिर उसको लेके कई बहसें हुई दोस्तों के संग, परिवार में। तो मेरे को लगा कि यार जो बातें हम सिद्ध में कर रहे हैं, वो बातें तो यहाँ नहीं हो रही हैं। तो और मैं शायद, मेरे को ऐसा लगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मुझे क्या लगा, ईमानदारी से कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में ये होने लगा कि मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो फिर दिमाग में ये बात आ गई कि यहाँ से निकलते हैं। वहाँ सिद्ध में ही पुनीर जी थे। पुनीर जी हमको श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, बड़ी एक संस्था उस समय हुआ करती थी, उत्तराखंड पूरे उत्तर भारत की थी, वो तो बहुत बड़ी संस्था। वहाँ ले गए। तो वहाँ छोटा सा इंटरव्यू इंटरव्यू जैसा कुछ हुआ, तो वहाँ हो गया, नौकरी लग गई वहाँ। सीधी सीधी सी बात कहूँ तो नौकरी लग गई, तो हमने से छोड़ दिया और हम वहाँ चले गए, श्री भुवनेश्वर महिला आश्रम में चले गए। और उनका एक छोटा सा पब्लिकेशन डिवीजन था, वो संभालने लगे। तो उस समय कुछ पत्रिका वत्रिका निकलती थी, वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उनकी पत्रिका निकलती थी, तो वो मैं देखने लगा। और इस तरह फिर मतलब लिखने पढ़ने का काम शुरू हो गया। लिखने पढ़ने का दिमाग तो मेरा सिद्ध में ही बना, उससे पहले तो मेरा कोई दिमाग लिखने पढ़ने का नहीं था। सिद्ध की ही देन थी। उसी की वजह से नौकरी भी लगी थी, तो वहाँ काम करने लगे। अब ये एक दूसरा दौर शुरू होता है पूरा का पूरा। सिद्ध में जब मैं वहां गया, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम में, तो 1 महीने के अंदर ही एक कार्यशाला का आयोजन हो रहा था, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ। है ना, पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, ऐसी एक कार्यशाला का आयोजन हो रहा था। सिद्ध में जो मेरा एक्सपीरियंस था कार्यशाला का, सिद्ध में युवाओं के संग जो कार्यशाला होती थी, जिसको सन्मति कहते थे, वो एक बहुत, मेरे पास कोई और शब्द नहीं है, एक बहुत पवित्र आयोजन होता था। मतलब उसको लेके बहुत श्रद्धा थी हम लोगों के मन में, पूरे के पूरे। हम एज ए ऑर्गेनाइजर हमारे मन में भी, और एज ए पार्टिसिपेंट जो लोग आते थे उनके मन में भी बहुत श्रद्धा होती थी। बहुत एक बहुत अच्छा माहौल होता था उसका, बहुत ही पवित्र माहौल होता था वो। अब जब मैं यहाँ आया श्री मिनिस्टर महिला आश्रम में, तो जब वहाँ पहली जो वर्कशॉप हो रही थी, वो ठीक थी, उनके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक थी, वैसे ही होता था। और वो मतलब मुझे बाद में समझ में आया कि वो गलत नहीं था। है ना, लेकिन उस समय मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था कि यार यहाँ तो कोई भी विचार की बात नहीं हो रही है, कोई भी कंटेंट की बात नहीं हो रही है। यहाँ तो ज्यादातर बातें प्रशासनिक हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हो रही हैं।
कौन किस रूम में रहेगा, दिन के खाने में क्या बनेगा, सुबह नाश्ता क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, और इस तरीके की तमाम बातें हैं। वो मोनोलॉग क्या होगा, ये सब बातें हो रही थी। लेकिन मैं ये देखता रहा कि ये बात नहीं हो पा रही थी कि वही आप पंचायत प्रतिनिधियों से बात क्या करेंगे। वो सब कुछ तय था। वो एक भारत सरकार का एक मैनुअल था, वही हमको पढ़ाना था। उसमें कुछ ज्यादा किसी को भी उसमें उसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। दिमाग लगाने वाली बातें सारी एडमिनिस्ट्रेटिव थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि यार यहाँ तो विचार की बात है। और पंचायत मेरे लिए फिर एक बहुत पवित्र शब्द था, पंचायत। प्रधान लोग आ रहे थे, वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। भाई जनता के प्रतिनिधि आ रहे हैं, मतलब ये सब जो ये जो फ्रेज थे, इससे पहले मेरे लिए बहुत ही बड़े फ्रेज हुआ करते थे। मैं इन पे बहुत मतलब इन पे काफी बात होती थी हमारे बीच में। लेकिन यहाँ इन सब पे कोई बात नहीं हो रही है। तो यहाँ ये जो कंटेंट है, ये सेकेंडरी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइमरी है। और शायद ऐसा ही होता होगा। और बड़े से होटल में, देहरादून के एक बहुत बड़े होटल में होना था। उसमें कौन मंत्री आएगा, कौन उद्घाटन करेगा, कौन फीता काटेगा, वगैरह वगैरह सब बातें। तो ये मेरे लिए फिर एक थोड़ा सा शॉकिंग था कि ऐसा मैं इस दुनिया में आ जाऊं। तो वो मेरे लिए इस दुनिया का इंट्रोडक्शन भी था कि भाई ये अब ये है आपकी दुनिया। ठीक है, उस दुनिया में रहने लगे। और फिर वहां पे काफी काम हुआ। इस तरीके से फिर बात आगे बढ़ने लगी। बाद में समझ में आया कि शायद क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे होते हैं और शहरों में होते हैं, तो ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ तो सिंध में तो अपना कैंपस था, सब कैंपस में आना था, अपने घर में आना था एक तरीके से। उतना शायद उसको उतना सोचना नहीं पड़ता होगा। और शायद मेरे जो वहाँ पे वरिष्ठ लोग थे वो सोचते भी होंगे, मुझ तक वो बातें नहीं पहुंचती होंगी। ये भी इसका वो है। और वहाँ पे तो क्योंकि मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइजर था, तो मेरे तक ये बातें पहुंचती थी। तो फिर इस तरीके से वहाँ पे बातें बढ़ने लगी। और फिर मैंने देखा कि यार चीजें तो जो जिस तरीके से, अब मैं मेन स्ट्रीम में था। अगर मैं उस तरीके से कहूँ कि मैं मेन स्ट्रीम में था, मेन स्ट्रीम की जो दुनिया से मेरा परिचय हुआ, उसमें ये हुआ कि यार यहाँ पे सब कुछ जो है एक सिस्टम के तहत चलता है। सिस्टम से बाहर कुछ नहीं है। मतलब एक सिस्टम बना बनाया है, आपको वो रिपीट ही करना है ना। और उस सिस्टम को रिपीट करने में जितने आप दक्ष हो जाओगे, उतने आप कामयाब कहे जाओगे वहां पे। उसको रिपीट करना अपना दिमाग, मतलब उसको अपना दिमाग लगाना भी है तो उसको रिपीट करने में ही दिमाग लगाना है। इसको कैसे बेहतर तरीके से और रिपीट किया जा सके। अगर अब इस बार ये कार्यशाला इस होटल में की है, तो नेक्स्ट बार किसी और सस्ते और अच्छे होटल में की जा सके, उसको उतना ही भर सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि पंचायत प्रतिनिधि, पंचायतों का वास्तव में तो सशक्तिकरण एक बड़ा अच्छा शब्द था। सशक्तिकरण कैसे करना है, तो वो भी तय था कि कैसे होना है। वो सब फॉर्मेट्स तैयार थे। अगर आप वर्ल्ड बैंक की सब परियोजना में, तो वर्ल्ड बैंक के फॉर्मेट तैयार थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तैयार थे। तो आपको वही करना है। तो इस तरीके से दुनिया मेरी चलने लगी। फिर कुछ दिनों में वहां से भी छोड़ा। उसके बाद फिर मेरा दौर शुरू हुआ फ्रीलांस कंसल्टेंट का। वो बहुत अच्छा दौर था। उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब आप मुख्य धारा के जिस भी टॉपिक का नाम लेंगे, मैंने कभी ना कभी उसमें काम किया होगा। बच्चों के संग बाल अधिकार, महिलाओं के संग महिलाओं के अधिकार, कृषि विभाग में जैविक खेती, जलागम, पानी को लेके, प्राकृतिक जल स्रोत, पर्यावरण, आप जो भी सोच सकते हैं अगर उस मिनिस्ट्री में। मैं और स्वास्थ्य, उस समय मैंने कहीं ना कहीं उनमें से काम किया है। तो फिर वो दुनिया समझ में आने लगी। और 2-3 साल में मेरा ये विश्वास बनने लगा कि यार विकास तो ऐसे ही होगा। और मैं जब मैं सिद्ध में था तो पूरी सिद्ध की विचारधारा से प्रभावित हुआ। यहाँ आया तो मैं इस पूरी विचारधारा से प्रभावित हो गया। और 2-3 साल बाद मैंने ये अपने मतलब मेरा खुद ही ये हो गया मेरे संग ऐसा कि मैं ये मानने लगा कि ये बिल्कुल सही जगह है। बस मुझे सही जगह पे होना है। तो मेरा पूरा विश्वास हो गया कि मुझे ऐसे ही करना। और अगर समाज में, देश में कोई बड़ा परिवर्तन लाना है, लोगों का वास्तव में भला करना है, तो यही तरीका है। इसी तरीके से करना चाहिए। और मैं उसमें फिर पूरा रम गया कि हाँ इसी तरीके से करना है। और मैं बहुत मतलब उसमें कोशिशें भी करने लगा और दिमाग भी लगाने लगा कि कैसे इसमें कैसे बहुत अच्छे से अच्छा डिलीवर किया जा सके। और फिर उसमें अगर वैसे देखें तो सफलता भी मिलने लगी। अच्छे अच्छे काम मिलने लगे। कुछ किताबें उताबें भी लिखी उस समय। किताबें मतलब रिपोर्ट रिपोर्ट सक्सेस स्टोरीज, और किसी की प्रोजेक्ट लिखना, वो सब काम मिलने लगे। और मैं उसमें
और उस उसमें एक बड़ा पक्ष पैसा होता था, तो वो पैसा भी मिलने लगा। तो वो काम होने लगा, और मेरा भी विश्वास पूरा उस पूरे सिस्टम में बन गया। उस समय तक, आने वाले 4-5 साल में मेरा पूरा विश्वास बन गया सिस्टम में, कि इस सिस्टम से ही चलेगा। और बाकी जो भी अल्टरनेटिव थिंकिंग की बात हो रही है, या जो ये भी ऑफ स्ट्रीम की बात हो रही है, वो सब बातें बेकार हैं। यही एक सिस्टम, इसी में चल रहा है। तो मैं पूरे तन्मयता से उसमें लग गया। अब फिर एक बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट मेरा हुआ। एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद 6 महीने बेड रिडन हो गए। तो सारा काम, जो फ्रीलांस का काम था, सब छूट छाट गया। फिर ये हुआ कि अब मुझको नौकरी करनी पड़ेगी। और इत्तेफाक से, ईश्वर की बड़ी कृपा रहती है मेरे ऊपर, जब जो चाहिए होता है मिल जाता है। तो इत्तेफाक से मुझे स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिली, अच्छी खासी नौकरी मिल गई स्वास्थ्य विभाग में। एनआरएचएम में एक प्रोजेक्ट हुआ करता था, तो वहां काम करने लगा। स्वास्थ्य विभाग में जब मैं नौकरी कर रहा था, तो फिर कुछ चीजें वहां फिर स्ट्राइक करी। वहां ये स्ट्राइक करी कि इतना बड़ा विभाग स्वास्थ्य विभाग है। जब मुझे याद है, जब मैं वहाँ पहली मीटिंग में बैठा था स्वास्थ्य विभाग की, तो आप जितने बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट सोच सकते हो, सब वहां पे मौजूद थे। और मुझे लगा था कि मैं बहुत भाग्यवान हूं कि मैं इस मीटिंग में बैठा हूं, क्योंकि इस मीटिंग के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तराखंड प्रदेश की सुधरने वाली, ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। मुझे तो ऐसी लगे, सब लोग बात करते हैं बड़े इतने सीरियस गंभीर, सुबह 9:30-10 बजे बैठ गए, और शाम को 7, 7:30 बजे तक तो बैठे रहे। दिन में सिर्फ आधे घंटे का लंच किया, और एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, मतलब आधे गढ़वाल मंडल की पहले दिन और कुमाऊं मंडल के अगले दिन 2 मंडलों की मीटिंग हुई। और मुझे लगा कि ये तो अब बदल देंगे उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को, और ये तो आज ही से शुरू कर रहे हैं बदलना। तो वो जब बदलने लगे, तो मुझे बड़ा सही लगा कि मैं सही जगह में आ गया। तो फिर वहां भी बड़ी तन्मयता से काम करने लगे, और लगा कि अब तो स्वास्थ्य विभाग बदलेगा। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि जब अगले महीने फिर मीटिंग हुई, तो लगा कि वो भी पहली ही मीटिंग थी। हर मीटिंग ऐसा लगता था कि ये पहली ही मीटिंग है, अब से ही बदलना शुरू करेंगे। फिर मुझे, जब मैंने और थोड़ा समझने की कोशिश की, तो लगा कि ये तो पिछले, जब से उत्तराखंड बना है, आज 2008 हो गया है, तो पिछले 8 सालों से ये ऐसे ही बदलते जा रहे हैं। तो फिर ये समझ में आया कि यार, ये सिस्टम ही कुछ ऐसा है। यहाँ पे बदलता हुआ दिखना चाहिए, खूब दिखना चाहिए कि बदल रहा है, बदल रहा है, और सबको बड़ी ईमानदारी से सब लोग लगे रहते हैं बदलने बदलने में। और कुछ हद तक बदलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलता, कुछ हद तक कुछ कुछ बदलता भी है। लेकिन जितना एफर्ट लगता है, जितना एनर्जी लग रही होती है, जितना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स लग रहा होता है, जितने बड़े साधन लग रहे होते हैं, उस अनुपात में जो बदलता है, वो बहुत, मतलब मुझे, मेरी छोटी सी बुद्धि से जो मुझे समझ में आया कि वो कम होता है वो बदलना। पर उसमें किसी इंडिविजुअल का दोष नहीं है, किसी XYZ का दोष नहीं, किसी सचिव का, किसी डायरेक्टर का, या किसी कर्मचारी का, किसी एएनएम का, किसी नर्स का, किसी डॉक्टर का दोष नहीं है। वो सिस्टम ही ऐसा है। वो सिस्टम बना ही ऐसा है कि वो स्लो मूविंग है। और वो उसके अंदर कुछ उसकी इनहेरेंट है, उसके अंदर, कि वो बहुत तेजी से दिखेगा चलता हुआ, लेकिन उसमें तेजी से कुछ डिलीवर नहीं होगा ना। क्योंकि भाई, तो सारे लोगों को रोजगार दे रखा है। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग दो सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं गवर्नमेंट सेक्टर के। इनके पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ये लोगों को देते हैं। अब इतने सारे लोगों को बिजी रखना, ये सब लोग अगर इकट्ठे बिजी हो जाएंगे, या सबके सब काम करने लगेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना क्योस मच जाएगा। तो ये सिस्टम कुछ ऐसा बना रखा है कि ये इतना क्योस ना मचे, और सब कुछ इजीली हो। क्योंकि ऐसे ही चलता है सिस्टम, सिस्टम है वो। और ये इस बड़ी पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसको हम जिस तरीके से पूरी देश दुनिया समाज चल रहा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है ये विभाग। तो वो वैसी वैसी है, वो उनकी उनकी गति ही वैसी है। ये उस समय समझ में नहीं आता था। जब वहां काम करते, लगता था नहीं बदलना है हमको, तो अभी बदलना है बस। उसके लिए पूरी एनर्जी लगाते थे। एक एक पत्थर की दीवार को धक्का मारने की पूरी शिद्दत से कोशिश करते थे। वो पत्थर की दीवार कभी हिलती नहीं थी, क्योंकि उसने हिलना ही नहीं था, उसकी नियति में ही हिलना नहीं था। लेकिन हम जैसे कुछ लोग लगे थे कि नहीं, इसको हिला देंगे। हम जैसे कुछ लोग, मतलब अब मैं जानता हूँ कई लोग ऐसे लगे होते हैं कि नहीं हिला देंगे, नहीं हिला देंगे, हिलती नहीं है। और फिर ये थक मार के सोचते हैं स्वास्थ्य विभाग में नहीं हिल रही यार, चलो किसी और विभाग में जाके हिलाते हैं। या इस वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में नहीं हिल रही है, एशियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के में जाके हिलाते हैं। या एनजीओ सेक्टर में नहीं हिल रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके हिलाते हैं।
या कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं हिल रही है, किसी और जाके किसी और जगह जाके कुछ करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, वहां जाके हिलाते हैं। तो वो कहीं भी नहीं होता है, वो ये पूरा का पूरा जो आज का जो वर्तमान सिस्टम है वो वैसा ही है। हर जगह कहीं भी जाएंगे आप, अगर आप इसे समझ जाएं, इसकी इसकी इस नियति को जान भाप जाएं, तो आप जहां भी हैं जैसे भी हैं वहीं पे ही अपनी पूरी खुशी से और अपने पूरे जीवन को आराम से जी सकते हैं। कोई भी समस्या नहीं। ये बदलाव की जो लालसा जो मेरे अंदर बहुत रही है, इससे वास्तव में कुछ निकलता नहीं। मतलब इससे वहां पे ही रह के आप अगर चाहें तो अपने पूरे जीवन को बड़े आराम से अपने परिवार के संग बिता सकते हैं, है ना, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको एक पूरी बड़ी पिक्चर ही में ही नहीं रहना है, तब उसको बदलने से, उसके अंदर शिफ्ट करने से कोई फायदा नहीं है। पूरी बड़ी पिक्चर में नहीं रहना है, तो उससे बाहर आके भी कोई ना वो सिस्टम रुकता है आपके बाहर आने से, और ना आपकी जिंदगी रुकती है। कुछ भी बदलता नहीं है, सब कुछ चलता रहता है। ये मेरे कई दोस्त मैं जानता हूँ, जब मैंने अलग अलग विभागों में काम किया, कृषि विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में, वहां मेरे आज भी कई दोस्त हैं जो वहां अभी भी फंसे हुए हैं और सोचते हैं कि बस हम छोड़ने ही वाले हैं। मैं उनको आज भी मिलता हूँ तो कहते हैं, बस बस अब हम छोड़ने वाले हैं यार, बहुत परेशान हो गए यार, बहुत परेशान हो गए यार, बहुत परेशान हो गए। तो मैं कहता हूँ कि छोड़ के भी तो कोई हल नहीं है। और वो सोचते हैं हम छोड़ देंगे तो हमारा परिवार कैसे पलेगा, या हम तो भगोड़े कहलाएंगे, इस तरह की बात है। मुझे लगता है वो भी कोई उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। तो वहीं रह के आपको, आप अच्छे से रह सकते हैं, और वहां से बाहर निकल के भी आप अच्छे से रह सकते हैं। चुनना आपको है, वो हर इंडिविजुअल को चुनना, अपनी 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 उसकी उसकी नियति है। मुझे, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं उस जगह के लिए नहीं बना हुआ था, है ना। मैं आज जहाँ पे हूँ, मैं इस जगह के लिए बना हुआ हूँ। मैं यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। मैं इस जगह में तब, मैं अपना उदाहरण देके बता रहा हूँ कि मैं इस जगह पे भी कंफर्टेबल एक जमाने में महसूस नहीं करता था। मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई कि सिंध में भी एक दौर ऐसा आया था कि जब मैं वहां पे खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था। उसके बाद मैं इस जगह में आया, और मैं लकी हूँ कि मैंने इस पूरी जगह को अच्छे से जिया, पूरे मन से जिया। उसके बाद मैंने ये एहसास किया कि यार ये जगह भी मिल नहीं। और अब मैं जहाँ हूँ, मुझको लगता है कि हाँ, मैंने खूब अच्छे से एग्जामिन करके ठोक बजा के मैं यहाँ पे आया हूँ। और अभी तो फिलहाल तो मेरे को, मुझे नहीं पता भविष्य में मुझे कैसा लगेगा। मेरे मन का कोई ज्यादा भरोसा नहीं है। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि ये जगह मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, मैं इसके लिए बना हुआ हूँ। तो अभी ऐसी स्थिति है। हाँ। आप जो बोल रहे हैं कि लोग इसमें रहते हैं और अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं, अपने ऊपर बहुत प्रेशर ले लेते हैं, और जैसे जो मैंने भी उदाहरण दिया कि मेरे कई दोस्त हैं जो चाहते हैं कि हम छोड़ दें लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। इस बेबसी में रहना सिस्टम के अंदर की, या तो बहुत बेकार जगह हम रह रहे हैं, मतलब किसी भी जगह में, दुनिया की किसी भी जगह में आप किसी परिवार में भी रह रहे हो और बोले यार मेरा परिवार बहुत बेकार है, मेरी बीवी बहुत बेकार है, मेरा पति बहुत बेकार है, मैं वहां रह रहा हूँ, इससे बड़ी त्रासदी तो इस जीवन के संग आप कुछ और कर नहीं सकते। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसी त्रासदी से बहुत सारे लोग गुजरते हैं। मुझे लगता है कि फिर बात आ जाती है, हमारी जो शिक्षा है ना, उसने हमको एक कोर वैल्यू जो थी हमारे अंदर, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी चीज को देखना, और उसको देख के समझना, और उस समझ के संग उसमें रहना, ये हम हमारे पूरे परिवेश ने, आज के इस पूरे समाज ने, और हमारी कम से कम पिछली पीढ़ी ने हमारे अंदर वो वाला वैल्यू डेवलप नहीं किया, है ना। तो हम क्या होते हैं कि हम हर जगह रिएक्टिव होते हैं। हम हर 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 परिस्थिति में रिएक्टिव हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, या ये बहुत ठीक है। उसमें मतलब रिएक्शन रिएक्शन है, उसको देख नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली वो है क्या। मतलब वो जैसा है उसको वैसा देख पाने की जो कुव्वत है ना, वो हमारे अंदर किसी भी मीडियम से आई नहीं। और ये अगर नहीं आई है तो आप किसी भी स्थिति में रहेंगे तो आप उलझे हुए रहेंगे, क्योंकि आप उस किसी भी चीज को बिना समझे अगर उसमें रह रहे हैं तो आप उसमें उलझे हुए ही रहेंगे। तो छोटी सी बात है, अगर आप किसी गेम में चले गए जिस गेम की आपको रूल ही नहीं पता है, जिस गेम को आप समझते ही नहीं है, तो उस गेम में तो आप मतलब उलझे हुए ही रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है इस गेम, है ना। तो ये जो सिस्टम है, इसको भी अगर हम इसको थोड़ा सा मन को शांत करके
इसको थोड़ा समझ लेना कि बार कि यार वास्तव में है क्या, मुझसे चाहता क्या है ये सिस्टम, एग्जैक्टली मुझसे चाहता क्या है, मुझसे क्या ये बहुत बड़े बदलाव, मुझसे क्या ये बहुत ज्यादा बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है क्या सिस्टम, या मुझसे बहुत ज्यादा कमिटमेंट की उम्मीद कर रहा है। नहीं, वो आपसे कमिटमेंट की उम्मीद नहीं कर रहा है। हम लोगों ने जब पिछली बार बात की थी तो एक बड़ा जो फ्लॉ था कि उसमें इसमें इस पूरे के पूरे सिस्टम में कमिटमेंट की तो कोई जगह ही नहीं है। इसमें तो प्रोफेशनलिज्म की जगह है, 10 से 5 की नौकरी की जगह है। 10 से 5 आपको वहां काम करना है, और आपको कुछ भी नया क्रिएट नहीं करना है। आपको जो भी वहां पे तय है, जैसा भी तय है, जो भी नियम कानून, मैनुअल्स, गाइडलाइन, कई नाम है उसके, तो जो भी तय है आपको वही फॉलो करना है। तो आपको वही समझना है, उससे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। उससे ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो अपने ऊपर प्रेशर लेंगे, है ना, और आप खड़े भी जाते हैं अगर आप दिमाग लगाते हैं तो। ऐसा भी है, मतलब इसमें आपके जो ऊपर के लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं आपको कि आप दिमाग लगा रहे हैं। वो फिर आपको अच्छा नहीं मानते कि आप दिमाग क्यों लगा रहे हो, अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो, देखो यहाँ पे ये लिखा है ना, ये लिखा है, या ये कहा गया है, या ये ऑर्डर मिला हुआ है, या ये फाइल चली गई उसके, उसमें मतलब नहीं जाते गहराई में। तो उसमें मतलब ये हमको समझ लेना चाहिए कि भाई हमको करना क्या है, और हमको वही करना चाहिए। हमको वही करना चाहिए, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और फिर अपने लिए कोई स्पेस अपनी जिंदगी में उसके अलावा क्रिएट करना चाहिए। एक कोई स्पेस, मतलब कुछ ना कुछ अपने, मतलब अपने परिवार और अपने काम के अलावा एक और स्पेस अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करना चाहिए, जो आपका अपना स्पेस हो। उसमें आप कुछ भी करिए, उसमें आप कुछ पढ़ाई शुरू कीजिए, या उसमें आप कोई ऐसी कोई चर्चाएं होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं, उसमें शामिल होइए, या कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, या कुछ समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप जिस सिस्टम में, उस सिस्टम को ही समझने की कोशिश कीजिए, उसके लिए अपने दिमाग में कोई स्पेस खड़ा कीजिए। तो अगर आप उस इसके संग रहेंगे, अपने आप को प्रेशराइज नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि आप इस सच्चाई को स्वीकार कर जाएंगे कि भाई आपके होने से ही सिस्टम नहीं चल रहा। वो है ना, एक शेर है बड़ा अच्छा कि हर ईंट को गुमान है कि ये दीवार उसी के सहारे खड़ी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सिस्टम में। सब वो पूरी की पूरी ईंट कई ईंटों के सहारे खड़ी हुई है। आप उसमें से छोटे से गारे भर हैं। मतलब उसको उसको समझ लेना चाहिए, उसको समझ के उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उस पूरे सिस्टम को देख लेना चाहिए ढंग से, और उसमें अपनी भूमिका को बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए। ज्यादा उलझना, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। तो आप उसमें आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो खुशी खुशी उसमें रहते हैं, खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है उनको, और उनको कामयाब भी कहते हैं, वो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हैं। और ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत दिमाग लगाते हैं और उनको खूब हर तरह से वो होती है, प्रताड़ना होती है, और अपने आप को बहुत प्रेशराइज कर लेते हैं, अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। ऐसे भी लोग देखे। तो इस सिस्टम में रहने का मेरे मेरी समझ से तो यही तरीका है कि प्रेशराइज मत कीजिए अपने आप को। इस दीवार आपके सहारे बिल्कुल नहीं खड़ी हुई है, तो उसको आराम से दीजिए, अपना जो गाइडलाइन है, जो काम है, उसको समझिए, उसको करिए, और उतना ही करके सिस्टम में आप रह सकते हैं आराम से। और अपने लिए कोई स्पेस तैयार कीजिए, जो जो भी आपका हो। आपको कोई, मान लीजिए आपको गाने का शौक है, खेलने का शौक है, कोई ऐसा शौक है तो उसको डेवलप कीजिए, या आपको ऐसी हमारी जैसी बातों में करने का शौक है तो वैसा करिए। जो भी है, एक अपने लिए स्पेस जरूर क्रिएट कीजिए। हर एक आदमी की अपनी जीवन यात्रा होती है ना। वो शहर छोड़ के गांव चला गया, गांव गांव में परेशान होकर शहर वापस आ गया, या उसने इस नौकरी को छोड़ के वो नौकरी पकड़ ली, इस काम को करके वो काम कर लिया। इससे कोई घबराना नहीं चाहिए। मतलब मुझे लगता है ना कि लाइफ कहीं पे भी खत्म नहीं हो जाती है। ये सब तो सीखने के चैप्टर है ना। जो आदमी अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के गांव चला गया, गांव में खेती करने लगा, उसे खेती में बहुत नुकसान हो गया, अरे उसने सीख लिया ना वहां पे कुछ ना कुछ। मतलब कहीं पे भी किसी भी स्थिति में ये नहीं मान लेना चाहिए कि यार ये बहुत खराब, वो बहुत अच्छा हुआ। मतलब मैंने तो हमेशा देखा बहुत अच्छा हुआ, वो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इतना इतना अच्छा समय बीता, और हमेशा मन में ये रहना चाहिए, मतलब कि किसी भी परिस्थिति में, मतलब ये नहीं होना चाहिए ना, हम क्या करते हैं, तुलना करने लगते हैं कि हाँ मेरा पैसों का नुकसान हो गया। तो पैसों को भी थोड़ा देख लो कि पैसा क्या चीज होती है ना। मतलब बहुत नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया, देख लो उसे, फिर आ जाएंगे करोड़ों रुपए, कोई बड़ी मतलब हमने ये चीजें बड़ी बड़ी बना ली, हमने पैसा बहुत बड़ा बना रखा। पैसों का नुकसान हो गया तो हम बोलते हैं बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमने उस दौरान बहुत कुछ सीखा, उसको पूरा भूल जाएंगे हम, है ना। हमने जीवन को एक अलग तरीके से जिया, उसको पूरा भूल जाएंगे हम बोलेंगे पैसों का नुकसान। या
मेरे बच्चे ने 2 साल स्कूल से बाहर रह के होम स्कूलिंग कर ली, और यार वो तो उसमें बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाया। तो यार वो स्कूल में कौन सा बहुत ग्रो कर जाता? भाई उसने 2 साल तो जिए, हम पूरी जिंदगी और उस बात को याद करेगा कि 2 साल तो मैंने ऐसे भी जिए थे, है ना? आप भी करोगे एक बार, मैंने भी स्टेप ऐसा लिया था। तो एक ऐसी छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि मैं पहले मैं मॉर्निंग वॉक की कोशिश करता था कि मॉर्निंग वॉक जब 2 दिन चले गए, तीसरे दिन क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई, या कोई भी रीजन नहीं है, बारिश आ गई तो टूट गया। फिर तो टूट गया तो टूट गया, तो सुई ना था। इस चक्कर में मॉर्निंग वॉक ही नहीं होती थी कि साहब मॉर्निंग वॉक तो होती नहीं, क्योंकि टूट जाता है। फिर मैंने ये सीखा अपने आप से ही कि यार ऐसा कुछ नहीं करना है आपसे, फिर टूटेगा तो फिर शुरू करना है। कोई भी रिदम, कोई भी चीज शुरू करूंगा, मैं इस उम्मीद के संग शुरू नहीं करूंगा कि वो शाश्वत जीवन तक चलती ही रहेगी, तभी सही होगी, अन्यथा वो सही नहीं होगी। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा जीवन में। तो मैं आज शुरू करूंगा, मैं इस नियत के संग शुरू करूंगा, ईमानदारी से इस नियत के संग शुरू करूंगा कि मैं इस काम को करूंगा। कल के दिन वो नहीं होता है, कोई दुख नहीं करूंगा, कोई दुख नहीं करूंगा। कोई उसमें मतलब दुख तो तब है ना जब आप उस पे स्टेक पे लगा देते हैं, और जिन चीजों को स्टेक पे लगाते हैं उनको बहुत बड़ा मान के रखते हैं। बच्चे की पढ़ाई को बहुत बड़ा मान के रखते हैं, पैसों को बड़ा मान के रखते हैं, और तरह तरह की चीजों को बड़ा मान के रखते हैं। गाड़ी थी वो बिक गई, मकान था वो बिक गया, इन सब चीजों को आपने बड़ा बड़ा मान के रखा। तो तब ये तो अगर आप इससे मान के रखेंगे तो फिर तो आपको दुख होना ही होना है। कुछ बड़ा मत मानिए साहब, जीवन बहुत बड़ा है, और जीवन के अंदर जो भी हो रहा है, आप यहाँ से दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप मेरठ में रुक गए, मेरठ का जीवन जिया ना आपने उस दिन। मेरठ में कब जाना था आपने? आप उस दिन मेरठ में जिए। आप इस बात से परेशान हैं कि मैं दिल्ली नहीं पहुंचा, मुझे दिल्ली पहुंचा था। अरे आज आप मेरठ पहुंच गए ना महाराज। मेरठ इंपॉर्टेंट है ना आज की डेट में। बस आज की नियति यही थी, मुझे मेरठ पहुंचना था, मेरठ में खुश हो गया मैं, तो मेरठ पहुंच गया, मेरठ में शहर घूम लिया, मेरठ का बाजार देख लिया, कितनी खुशी की बात है। तो ऐसा एटीट्यूड, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस उस समय वही कीजिए। और वो नहीं चलेगा तो कोई दुख नहीं, वो एक बिग लर्निंग थी। हम लोग सफलताओं की कहानियां पढ़ पढ़ के ना परेशान हो गए। क्या उसने तो, धीरू भाई अंबानी ने तो ऐसा किया वैसा किया, और फिर बहुत बड़े मिलीनियर बिलीनियर बन गए, हमको भी वही बनना है। ऐसा नहीं होता। जीवन तो हमारा जीवन है भाई, मेरा अनिल मैफ्री का जीवन है, और मेरा जीवन तो धीरू भाई अंबानी से कोई कम नहीं, है ना? पैसा ही तो नहीं है उनके जीवन में, क्या स्पेशल है? पैसा है। मेरे जीवन में पैसा ही तो नहीं है, बाकी तो बहुत कुछ है। मेरी लर्निंग से बड़ी लर्निंग मैं तो नहीं मानता हूँ कि मेरी लर्निंग से बड़ी लर्निंग किसी की। मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन से। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैंने सिर्फ जब मैंने शुरू में किया तब बुरा किया था, या मैंने सिर्फ छोड़ के बुरा किया, या मैंने तरह तरह की नौकरियां छोड़ी, उनमें से किसी नौकरी को छोड़ने का या पकड़ने का मुझे कोई दुख नहीं है, कोई मलाल नहीं है। आज मैंने उस पूरे के पूरे उसको एक तरफ रख दिया, नई जिंदगी शुरू की, ये बहुत अच्छा चल रहा है अभी। कल के दिन ये भी नहीं चलेगा, कुछ और कर लूंगा। तो ये इस समय जो वो बहुत बढ़िया है, जो इस समय है वो बहुत बढ़िया है, जो होने वाला है वो भी बहुत बढ़िया होने वाला है। तो ये तो मैं तो इसमें सॉर्ट आउट हूँ बिल्कुल, ये ऐसे ही चल रहा है। तो इससे जिंदगी आसान रहती है। वो हमने बना दिया बड़ी बड़ी चीज, पैसा, मकान, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना रखी है, तो उसकी वजह से हम फंसते हैं, अपनी वजह से नहीं फंसते हैं। मुझे मुझे इसमें ऐसा लगता है, जो आप कह रहे थे, मुझे लगता है कि उसमें अगर ये एटीट्यूड हम बना लें। अब मैं नहीं कह सकता, मैं ये भी नहीं कह सकता कि सब ये एटीट्यूड बना सकते हैं। तो मेरा एटीट्यूड है ना यार, मेरे जीवन के मेरे अनुभवों से आया हुआ एटीट्यूड है, तो ये ऐसा ही है। आप कोई और एटीट्यूड बनाइए, लेकिन ऐसा कुछ करिए, मतलब बहुत सीरियसली मत लीजिए अपने आप को। नेट शर्म ये बात है।